अधिकांश भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और साहस से परिचित हैं। बहुत कम लोग रानी नाइकी देवी के बारे में जानते हैं। रानी नाइकी देवी एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराने वाले मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, लेकिन वे इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गईं। रानी नाइकी देवी का इतिहास हमारे देश के इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन द्विविचारधारा से ग्रस्त इतिहासकारों ने उनका नाम मिटा दिया। जब आप रानी नाइकी देवी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे समाज में एक ऐसी महान योद्धा ने जन्म लिया था। उन्होंने अपनी तलवार से मोहम्मद गौरी के पेट को चीर दिया था। यह वीडियो रानी नाइकी देवी कौन थीं, उनका इतिहास और कहानी तथा मोहम्मद गौरी को परास्त करने की कथा के बारे में बताता है। पर आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपका ओपिनियन जरूर लिखें। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नाइकी देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से ही युद्ध कला में निपुण होने वाली राजकुमारी नाइकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थीं। उनके पिता कंदब के महामंडलेश्वर महाराजा शिवचित्ता परमांडी थे। जब राजकुमारी नाइकी देवी सोलंकी बड़ी हुईं तो उनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह से हुआ, जो गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का शासनकाल 1171 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक 4 वर्ष का रहा। महाराज अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के बाद अनहिलवाड़ा गुजरात की कमान रानी नाइकी देवी सोलंकी के हाथों में आ गई, क्योंकि उस समय उनका पुत्र बहुत छोटी उम्र का था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नाइकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम भीमदेव द्वितीय। गुजरात राज्य के लिए यह संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांताओं की और दुश्मनों की नजर इस राज्य पर थी। अजयपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात कई दुश्मन तिरछी नजरों से इस राज्य की आमदनी और धन दौलत पर कब्जा जमाना चाहते थे। गुजरात राज्य के सामने पहला संकट तो यह था कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नाइकी देवी के हाथों में यह राज्य सुरक्षित रहेगा, और उन्हें राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन रानी नाइकी देवी ने यह कहकर राज्य की कमान संभालने से मना कर दिया कि नियमानुसार इस राज्य के वारिस के जिंदा रहते दूसरा कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन जब सामंत और मंत्री अपनी बात पर अड़ गए तो रानी नाइकी देवी ने यह निर्णय लिया कि वह राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं ले सकती हैं, लेकिन इस राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। महाराजा मूलराज द्वितीय के राजा बनने के पश्चात कुछ समय तक गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादे से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। गुप्तचरों के माध्यम से रानी नाइकी देवी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय विदेशी आक्रांता राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था जो हवसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अनहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गदार्रा घट्टा नामक घाट पर मोहम्मद गौरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नाइकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नाइकी देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर है। रानी नाइकी देवी के इस निर्णय ने राज्य के सभी मंत्रियों और सामंतों को संदेह में डाल दिया। तब रानी ने उन्हें समझाया कि यह उनकी रणनीति है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने का तरीका। रानी नाइकी देवी ने नाडोल के राजा कल्हण देव चौहान के यहाँ राज्य की सभी महिलाओं और कन्याओं को भेज दिया ताकि वे वहां सुरक्षित रह सकें। रानी ने नए सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे कुछ दूर रहिए। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए
इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नायकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गौरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी बहुत प्रसन्न था। जैसे ही उसने रानी नायकी देवी को अपनी ओर आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रानी मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूर पर रुक गईं। जैसे ही वह वहां रुकीं, मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर हमला कर दिया। रानी के साथ घुड़सवार सैनिकों, पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में आने से पहले ही रानी ने अपनी तलवार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को ध्वस्त कर दिया। घायल अवस्था में पीड़ा से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। मेरुतुंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना भयभीत हो गया था कि मुल्तान पहुंचने पर ही उसने अपने घोड़े से उतरना शुरू कर दिया। मुल्तान पहुंचकर उसने देखा कि वह नपुंसक हो चुका है। इस घटना के बाद अगले 13 वर्षों तक मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर देखना तक बंद कर दिया। दिल्ली के सम्राट केल्हानदेव चौहान ने मोहम्मद गौरी और रानी नायकी देवी सोलंकी के बीच हुए इस युद्ध में रानी का साथ दिया था। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड और डॉ दशरथ शर्मा की पुस्तकों से भी यह साक्ष्य मिलता है। हमारे देश के कुछ इतिहासकारों ने अपनी कुंठित मानसिकता के कारण इस वीरांगना रानी नायकी देवी सोलंकी का नाम इतिहास की किताबों से हटा दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।